सो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले बच्चों, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग के जो ड्रीम्स हैं वो इस साल पूरे हो जाएं। ठीक है, बस मेहनत करना ईमानदारी से एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड नाउ विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन ऑन द रिलेशंस। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे प्रोबेबली रिलेशंस पढ़ रहे थे, तो एक बार अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। एक बार थोड़ा सा सर ब्रीफली, हाँ बोलो। सर वो आपने पिछली क्लास में एक एग्जांपल कराया था ना, पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे हाँ उसमें। हाँ हाँ हाँ। वापस बता दो प्लीज। अच्छा, देख उसमें क्या फंडा था कि पावर सेट जो होता है हमारे पास, पावर सेट ऑफ सेट ए मतलब होता है कि इट इज अ सेट, मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। जब आप किसी भी सेट का पावर सेट लिखते हो तो वो एक सेट आता है, और उस सेट में क्या होता है कि ए सेट के जितने पॉसिबल सबसेट है वो सब होते हैं। तो सपोज यदि हम सेट ए को लेते हैं, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, 1, 2। तो सेट ए का जो पावर सेट बनेगा वो होगा, एक सेट होगा जिसमें क्या क्या आएगा, इसके जितने सबसेट पॉसिबल है। अब मुझे पता है इससे मैं कितने सबसेट बना सकता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 to the power 2, है ना। n एलिमेंट्स होते हैं तो 2 की पावर n सबसेट्स आप बना सकते हो। तो यहाँ पे हम कितने सबसेट बना सकते हैं, 2 स्क्वायर नंबर ऑफ सबसेट्स, यानी 4 बनेंगे। कौन कौन से 4 सबसेट्स होंगे उनको मुझे एक सेट में लिखना है। जो भी इसके सबसेट बन रहे हैं उनको आप एक सेट में लिख दो। ये आपका पहला हो गया एम्प्टी सेट, फिर एक एलिमेंट वाला सेट, और फिर ये 2 एलिमेंट्स वाला सेट, है ना। तो ये जो सेट बना ये पावर सेट ऑफ ए है। और इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ऑब्वियसली दे विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ सबसेट जो आप बना सकते हो। अब इमेजिन करो ये एक आपके पास सेट हो गया एक्स, और इस सेट में आपके पास एलिमेंट्स हैं x1, x2, x3, x4। और सपोज मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ x, है ना। पावर सेट ऑफ x में कितने एलिमेंट्स होंगे, x में 4 एलिमेंट्स हैं। तो पावर सेट ऑफ x मतलब हो गया कि आपको इस सेट के सबसेट्स बनाने हैं और उन सबसेट को एक सेट के फॉर्म में लिख देना है। तो ठीक है भाई, हम एक सबसेट ये बना सकते हैं, हम एक सबसेट सिंगल एलिमेंट वाला बना सकते हैं। फिर हम एक ऐसा सबसेट बना सकते हैं जिसमें दो दो एलिमेंट्स हों। फिर हम तीन तीन एलिमेंट्स वाले सबसेट बना सकते हैं। और फिर हम ऐसा भी सबसेट बना सकते हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। और ये जो भी आपने सबसेट बनाए इनको एक सेट में लिख दो। तो ये जो सेट बना, दिस इज पावर सेट ऑफ एक्स। अब सवाल है कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो भाई इस सेट में तो उतने ही एलिमेंट्स होंगे जितने की सेट एक्स से सबसेट बन सकते हो। एक्स वाले सेट में टोटल 4 एलिमेंट है, तो उसके कितने सबसेट बना सकते थे, 2 to the power 4 नंबर ऑफ सबसेट्स, 4 एलिमेंट्स की वजह से। तो यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। यही 16 एलिमेंट्स ही तो हैं जिनको आप, भाई पावर सेट मतलब है कि आपने सबसेट बनाए और उन सबसेट को एक सेट के अंदर लिख दिया। अब कितने सबसेट बनेंगे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स आर 2 to the power n। तो therefore the number of elements in power set of x will मतलब power set of a will be 16. Now suppose if I ask you that how many elements are there in power set of a, इसमें बच्चों कितने एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए आप ये देखो कि भाई इसके अंदर कितने सब एलिमेंट्स है, इसके अंदर देवर टोटल नंबर ऑफ 16 एलिमेंट्स। तो एक सेट है जिसमें 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आप इसके कितने सबसेट बना सकते हो, 2 to the power 16। और जब इन सबसेट्स को एक सेट के फॉर्म में लिखोगे तो वो इस सेट का पावर सेट कहलाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए विल कंटेन 2 to the power 16 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आगे समझ में। तो पावर सेट एक्चुअली कुछ नहीं होता, ये एक सिंपल सा सेट होता है जिसके अंदर आप सारे सबसेट्स को लिख देते हो। अब जितने सबसेट बनेंगे पावर सेट के अंदर उतने ही एलिमेंट्स होंगे।
और किसी भी सेट में यदि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट आर 2 to the power n. ठीक. अच्छा, अब बच्चों एक बार देखो समराइज भी कर लेते हैं. लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने देखा था कि अगर आपको दो सेट दिए जाएं तो आप ए क्रॉस बी कैसे निकालते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट. हमने देखा था ए क्रॉस बी इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल. फिर हमने देखा था यदि ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हैं, तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू पी इंटू क्यू. फिर हमने देखा था रिलेशन का मतलब क्या होता है. रिलेशन मतलब होता है इट इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी. और यदि ए क्रॉस बी में पी इंटू क्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो आप बना सकते हैं दे विल बी 2 to the power p इंटू क्यू. ठीक है. अच्छा, फिर हमने देखा था रिलेशंस को लिखने के तरीके क्या क्या होते हैं. तो एक तरीका आपका होता है रोस्टर फॉर्म. तो जैसे सपोज अगर हम एक रिलेशन बनाएं कि सेट ए तीन एलिमेंट्स है 1 2 3, सेट बी तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, और अब हम इन एलिमेंट्स को रिलेट कर रहे हैं. रिलेट कैसे करेंगे? हमने वन को ए से रिलेट करा, वन को बी से भी रिलेट करा, टू को हमने सी से रिलेट करा, थ्री को भी हमने सी से रिलेट करा. तो हमने ये रिलेशन बना लिया. इस रिलेशन को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस रिलेशन विल लुक लाइक कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि ध्यान रखना रिलेशन एक सबसेट होता है, तो सेट है तो कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे. और इसमें हम लिखेंगे कि वन को हमने रिलेट करा ए से, वन को हमने रिलेट करा बी से, टू को हमने रिलेट करा सी से, और थ्री को हमने रिलेट करा सी से. तो ये पर्टिकुलर रिलेशन हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया. ये जो आपने लिखा है ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इसको कई बार हम मैपिंग रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं. और आप इसी चीज को कुछ पर्टिकुलर केसेस में यू कैन ऑल्सो राइट इट एज समथिंग कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म. इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? यू राइट अ सेट, फिर आप लिखते हो क्योंकि सेट में ऑर्डर्ड पेयर होंगे. सबसे पहले जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि उस सेट में किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, तो उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ए कॉमा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जहां पे ए जो होगा ये आएगा सेट ए से, बी आएगा सेट बी से, और ए और बी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे. सो दिस वाज अ सेट बिल्डर फॉर्म. हालांकि इसके लिए हम सेट बिल्डर फॉर्म नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे कोई मैथमेटिकल रिलेशन नहीं दिख रहा हमको, लेकिन दिस इज हाउ जनरली यू रिप्रेजेंट अ रिलेशन इन टर्म्स ऑफ अ सेट बिल्डर फॉर्म. अब आपने जब वन को ए से रिलेट करा है, वन को बी से रिलेट करा है, तो उसको हम लिख सकते हैं वन रिलेट्स टू ए, वन रिलेट्स टू बी, टू रिलेट्स टू सी, थ्री रिलेट्स टू सी. इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वन को तीनों से रिलेट करो ना करो, किसी से, मतलब हो सकता है वन को किसी से रिलेट ना करो, जस्टिफाइड, दैट इज करेक्ट. जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम एक रिलेशन बनाएं ए से बी, और यहाँ पे है वन टू, यहाँ पे है सपोज पी क्यू, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने वन को तो रिलेट ही नहीं मतलब वन को रिलेट कर दिया पी से, वन को रिलेट कर दिया क्यू से, और टू को रिलेट ही नहीं करा. दिस कैन बी डन, दिस इज परफेक्ट रिलेशन, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर. ठीक है. यहाँ पे हमारा जो रिलेशन बना ये क्या बना, दिस इज वन कॉमा पी एंड देन यू हैव वन कॉमा क्यू. और इसको सिंबॉलिकली ऐसा लिखते हैं कि वन रिलेट्स टू पी, वन रिलेट्स टू क्यू. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस ये चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सीख ली थी. तो इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट होता है, मतलब कुछ टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. दीज टर्म्स आर कॉल्ड इमेज, प्री इमेज, डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन. ये चार टर्म्स हम पढ़ेंगे: इमेज, प्री इमेज, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय प्री इमेज. प्री इमेज मतलब क्या होता है ना, पहला ही चीज. प्री इमेज मतलब बच्चों होता है कि जब आपने जैसे अगर हम इस रेफरेंस को लें एग्जाम्पल की तरह, इफ आई ट्रीट दिस इज एग्जाम्पल वन एंड आई कॉल दिस इज एग्जाम्पल
2 सपोज, तो एग्जाम्पल 1 में प्री मतलब जो पहले आ रहा है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहले वाली एंट्री है, जैसे 1 कॉमा ए में पहली एंट्री है 1, 1 कॉमा बी में पहली एंट्री है 1, 2 कॉमा सी में पहली एंट्री है 2, 3 कॉमा सी में पहली एंट्री है 3, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर में लेफ्ट साइड वाली एंट्री है, उन एंट्रीज को जब आप सेट फॉर्म में लिखते हैं, उन एंट्रीज को एक्चुअली हम बोलते हैं प्री इमेज। जैसे 1 इज प्री इमेज, 1 इज प्री इमेज, 2 इज प्री इमेज, 3 इज प्री इमेज। तो ये जो सेट ए जहां से एरो शुरू हो रहा है, इनको बच्चों बोलते हैं कि ये एलिमेंट जो है ये है प्री इमेज। तो प्री इमेज क्या होता है? प्री इमेज सेट नहीं होता, प्री इमेज होते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए in the relation A to B, which have at least one association with elements of set B, are called pre-images या pre-image of element of B। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल 1 की हम बात करें, तो यहां पे बच्चों आप बोलोगे कि 1 is pre-image of A, 1 is pre-image of B, 2 is pre-image of C, 3 is pre-image of C। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर्स की जो पहले वाली एंट्रीज होती हैं, जिनका कम से कम एक एसोसिएशन हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ पी, आंसर इज 1, व्हाट इज प्री इमेज ऑफ क्यू, 1। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल की यदि आप बात कर रहे हो, तो प्री इमेज ऑफ पी इज 1, सॉरी, हाँ, प्री इमेज ऑफ पी इज 1, प्री इमेज ऑफ क्यू इज ऑल्सो 1। तो जो एलिमेंट लेफ्ट साइड पे है जो एसोसिएट हो रहा हो, वो प्री इमेज कहलाता है, टू किसी की प्री इमेज नहीं है। तो ये तो बच्चों फंडा हो गया प्री इमेज की। ऑर्डर्ड पेयर्स में जो पहली वाली एंट्री है ना, ये वाली जो एंट्री होती है, इसको बोलते हैं प्री इमेज। दिस इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी। अच्छा, प्री इमेज से रिलेटेड एक और चीज होती है, विच इज कॉल्ड इमेज ऑफ एन एलिमेंट। इमेज, तो इमेज क्या होता है? इमेज भी एलिमेंट्स होते हैं, एंड दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इन द रिलेशन A to B, which have at least one association with elements of A, are called image of that particular element of the set A। तो मतलब ये कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में जो बाद वाली एंट्री है बच्चों, ये कहलाती है इमेज। दिस इज कॉल्ड इमेज, दिस इज कॉल्ड प्री इमेज। हाँ, लेकिन इमेज प्री इमेज बोलने से नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किसका कौन सा प्री इमेज है। ए की प्री इमेज बी है, बी की प्री इमेज, मतलब है ना, ए की इमेज बी है, बी की प्री इमेज ए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, एग्जाम्पल नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो कैन यू टाइप द इमेज ऑफ 3 इस सेट में? व्हाट इज द इमेज ऑफ 3? बस टाइप करना है आपको जल्दी से। वेरी गुड। ठीक है, तो ये बच्चों फंडा हो गया इमेज का और प्री इमेज का। क्लियर? अच्छा, अब इसी से रिलेटेड है डोमेन एंड रेंज। तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इज
डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन मतलब होता है सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस। भाई जितनी भी प्री इमेजेस आपको दिख रही है ना, उन सबको एक सेट में लिख दो, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस इन रिलेशन ए टू बी। इसको बच्चों हम बोलते हैं सेट ऑफ डोमेन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप इसी की बात करो, हम एग्जाम्पल 1 की बात करें, मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे इस सेट की डोमेन बताओ, तो आप देखोगे कि यार इसके प्री इमेज क्या क्या है। तो मुझे दिखता है कि इसकी प्री इमेज है 1, है ना, ये 1 प्री इमेज है। फिर मुझे दिखा इसकी प्री इमेज 2 भी है, प्री इमेज 3 भी है। तो जितनी भी प्री इमेजेस दिख रही है उनको एक सेट फॉर्म में लिख दो। 1, क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते, तो 1 को एक ही बार लिखोगे। 2, 3, ये जो सेट बना, दिस इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द रिलेशन। अब इन दिस केस इट इज अ कोइंसिडेंस कि ये सेट ए के बराबर आ गया। ये तो कंफर्म है कि सेट ए से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, सेट ए से छोटा हो सकता है। इट कैन बी अ सबसेट ऑफ सेट ए। इट इज ओनली अ कोइंसिडेंस कि इस केस में इक्वल है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, मैं आपसे बोलूं कि रिलेशन का डोमेन बताओ, तो आपने ये देखा रिलेशन में कि यार ये 1 ही जो है, यही प्री इमेज है। द ओनली प्री इमेज इन दिस रिलेशन इज 1। तो डोमेन ऑफ दिस रिलेशन इज 1। डोमेन एक सेट होता है, इमेज एंड प्री इमेज आर एलिमेंट्स एंड डोमेन इज अ सेट। एंड ऑब्वियसली अगर रिलेशन ए टू बी डिफाइन होगा तो डोमेन कैन नॉट एक्सीड द सेट ए। इट हैज टू बी अ सबसेट और प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। ठीक है। अच्छा, फिर इसी से मिलता जुलता आपका एक और टर्म आ जाता है विच इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। रेंज ऑफ अ रिलेशन, तो इट इज अगेन अ सेट ऑफ ऑल images of set of all images in a relation a to b। it is set of all images in the relation a to b। ए से बी में जितनी इमेजेस बन रही है ना, वो सब कहलाती हैं, उन सारी इमेजेस को आप एक सेट फॉर्म में लिख दें तो वो कहलाएगी रेंज ऑफ द रिलेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन इफ आई रेफर टू दिस पर्टिकुलर मैपिंग, तो यहाँ पे आप देखोगे रेंज के लिए आप ढूंढोगे कि इमेज क्या क्या बन रही है। तो मुझे दिखता है इमेज में ए है, बी है, सी है। तो व्हाट इज द सेट कंटेनिंग द इमेज, दैट इज कॉल्ड द रेंज। एंड रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन विल बी ए, बी एंड सी। नाउ दिस इज अगेन अ कोइंसिडेंस कि ए के सेट बी के बराबर आ गया। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे यहाँ पे आप देखोगे, तो आप बता सकते हो, कैन यू टाइप द रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन? वेरी गुड। तो रेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज पी क्यू। अगेन रेंज कैन बी इक्वल टू बी, सेट बराबर हो सकता है बी के, या फिर रेंज विल बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है। और ध्यान रखना, रेंज को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, क्योंकि ये सेट होता है। डोमेन भी कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ दीज 4 टर्म्स, इमेज, प्री इमेज, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। अगर यहां तक बच्चों कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस, एंड देन विल लुक एट एन एग्जांपल। सर कोडोमेन इस प्री इमेजेस को ही बोलते हैं ना? किसको? कोडोमेन। हाँ, कोडोमेन भी आप नहीं, प्री इमेज को कोडोमेन नहीं बोलते बेटा। कोडोमेन अलग चीज होती है। कोडोमेन तो ये पूरा का पूरा जो सेट है ना, ये कोडोमेन कहलाता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि इस रिलेशन की कोडोमेन बताओ, तो ये जब भी आप कोई रिलेशन डिफाइन करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, इफ यू डिफाइन अ रिलेशन ए टू बी, तो ये पूरा का पूरा सेट जो है ये कोडोमेन कहलाता है। डोमेन जो होता है वो कोडोमेन के बराबर हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि डोमेन जो है वो कोडोमेन से छोटा हो जाए। तो डोमेन विल बी अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये फंडा है। ठीक है ना। सेट ए पूरा डोमेन है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इस पर्टिकुलर रिलेशन में एग्जांपल 2 में कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन में तो 1 2 दोनों आ जाएंगे, 1,2, जबकि डोमेन में सिर्फ 1 आ पाएगा। एंड डोमेन इज क्लियरली अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। सर हाँ बोलो। सर ऐसा मतलब किसी भी केस में नहीं होगा कि ये जो हमारे पास डोमेन आएगी ये कोई एक इंटरवल आ जाए? डोमेन इंटरवल आ जाए,
देखो जनरली क्या होता है जब आप रिलेशंस की बात करते हो तो हम फाइनाइट सेट के ऊपर रिलेशंस की बात करते हैं। रियल नंबर टू रियल नंबर अगर रिलेशन होगा तो उसमें हो सकता है कि आपका डोमेन में मतलब डोमेन जो है एक पूरा इंटरवल भी बन जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोलते हैं कि एक रिलेशन है, सपोज इज अ रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर, एक रिलेशन हम आर टू आर डिफाइन कर रहे हैं और इस रिलेशन में हम ले रहे हैं ए रिलेट्स टू बी implies a या implies b is equal to रूट ऑफ 10 माइनस ए। जैसे हमने एक ये रिलेशन दे दिया आपको कि यदि a और b एक दूसरे से रिलेट होंगे तो हम बोलेंगे b इज रूट ऑफ 10 माइनस ए। तो अब मैं आपसे बोलूं कि इस रिलेशन की डोमेन बताओ, तो यहाँ पे ये रिलेशन चूंकि आपको b रियल नंबर चाहिए तो दैट इंश्योर्स कि 10 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच मीन्स a शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 एंड देयरफॉर अगर रिलेशन में आप ऑर्डर्ड पे लिखोगे तो वो a कॉमा बी टाइप का बनेगा। ए जो है ये वाली एंट्रीज जो है ये कहलाती है प्री इमेजेस। प्री इमेज जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 कुछ भी हो सकती है। तो आप बोलोगे कि इसकी जो डोमेन है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू 10, ये इसकी डोमेन हो गई। तो ऐसा नहीं कि डोमेन जो है वो इनफाइनाइट सेट नहीं हो सकता, इट कैन बी एन इंटरवल ऑल्सो, लेकिन ये चीजें ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं फंक्शंस के केसेस में। अभी हम पढ़ेंगे कि फंक्शन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, कि फंक्शन इज अ, अब ये सब वीएमसी में तो क्या है, वो सब बेकार की जोकर गिरी थी कि मशीन है इनपुट आउटपुट, ठीक है, मतलब समझाने के लिए ठीक है, बट दैट इज नॉट द टेक्निकल डेफिनेशन। टेक्निकल डेफिनेशन ये होती है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, फंक्शंस आप लोगों ने पढ़े हैं, तो फंक्शंस क्या होते हैं, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन का ही एक टाइप है वो, जिसमें कि रिलेशन कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वहां पे ये इनफाइनाइट सेट्स का सिग्निफिकेंस ज्यादा होता है, लेकिन रिलेशंस में इट इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। आप फंक्शंस की नॉलेज से उसको हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो स्टिल वेटिंग फॉर वन और टू रिस्पॉन्सेज, एक बार देखो समझ में आ गया हो तो यस टाइप कर दो, तो फिर आगे चले। ठीक है इस, तो चलो अब देखते हैं, शायद एग्जाम्पल ही आएगा इसके बाद। यस, यू हैव सम एग्जाम्पल्स नो। तो चलो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। अब मोर देन वन करेक्ट हो सकता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आर इज अ रिलेशन इन एन। अच्छा, जब भी मैं बच्चों बोलूं रिलेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, रिलेशन के लिए आपको दो सेट चाहिए होते हैं टू डिफाइन अ रिलेशन। कई बार एग्जामिनर एक लैंग्वेज यूज करता है कि लेट आर बी अ रिलेशन इन एन। तो ये जो इन एन लिखा है इसका मतलब है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स, मतलब वो दोनों सेट सेम है। जब हम बोलते हैं कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन इंटीजर्स, तो इसका मतलब कोड डोमेन वाला सेट भी इंटीजर है और राइट साइड वाला सेट भी इंटीजर्स का है। या तो आप मुझे दो सेट अलग अलग बोल दो ए और बी, नहीं तो फिर आप मुझे एक सिंपल लैंग्वेज बोल देते हो कि लेट आर बी अ रिलेशन इन एन। ठीक है, तो उसने बच्चों ये रिलेशन एक डिफाइन कर दिया नेचुरल नंबर्स पे, मतलब इनपुट भी नेचुरल नंबर है, आउटपुट भी नेचुरल नंबर है। और ये जो उसने डेफिनेशन लिखी है रिलेशन की, आप देख सकते हो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी है। उसने बता रखा है कि इस रिलेशन आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर होंगे, किस टाइप के होंगे, 1 + x, 1 + x², such that x should be less than equal to 5 and x belongs to natural numbers। ये कंडीशन उसने दे दी। इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे 1 + x, 1 + x² टाइप के, जिसमें x की वैल्यू 5 से छोटी होगी और x नेचुरल नंबर होगा। तो ठीक है, x की वैल्यू देखो क्या क्या हो सकती है। अब हम पहले इस रिलेशन को थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं। तमीज से लिखने का मतलब होता है कि आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लो, क्योंकि नेचुरल नंबर्स और 5 या 5 से छोटे हैं तो 5 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो हम बच्चों x की वैल्यू डाल रहे हैं 1। बहुत ध्यान से देखना, मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ 1। इफ आई प्लग इन x इक्वल टू 1, द रिलेशन द ऑर्डर्ड पेयर बिकम्स 2, 5। सो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 1। फिर हम x की वैल्यू 2 डालते हैं तो दिस बिकम्स 3, सर 2,2 आएगा सर। अच्छा सॉरी 2,2। फिर हम x की जगह 2 डालते हैं तो यहाँ पे आएगा बच्चों 3,5। फिर हम x की जगह 4 डालते हैं तो यहाँ पे आएगा, या x की जगह 3 डालते हैं पहले, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,10।
फिर हम x की जगह 4 डाल देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 5,17, और फिर हम x की जगह डाल देते हैं 5, तो इन दैट केस योर एंट्री बिकम 6,26। तो ये बच्चों आपका रिलेशन बन गया है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ये रिलेशन कैसे बना। हमने सिंपली x की अलग अलग वैल्यूज उठाई, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए, और यहाँ पे हमने उन वैल्यूज को प्लग इन कर दिया। तो वंस यू गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, दिस पर्टिकुलर रिलेशन एज अ रोस्टर फॉर्म, तो आप क्वेश्चन आराम से चेक कर सकते हो। ऑप्शन सब चेक करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है रिलेशन इज 2,2, ठीक है, 3,5 है, 4,10 है, 5,17 है, 6,26 है, जबकि उसने 6,25 दे रखा है, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ऑप्शन बी पे चलते हैं। डोमेन ऑफ द रिलेशन इज 2, 3, 4, 5, 6, तो ठीक है, चेक करते हैं। डोमेन में 2 है, पहली वाली एंट्री ना, लेफ्ट साइड वाली एंट्री जो है, ये वाली एंट्री डोमेन कहलाती है। तो 2 है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, तो उसने भी ये दिए 2, 3, 4, 5, 6, दिस ऑप्शन इज ऑब्वियसली करेक्ट। रेंज ऑफ द रिलेशन इज 2, 5, 10, 17, 26। रेंज मतलब ये बाद वाली एंट्रीज, ये वाली एंट्रीज रेंज कहलाती हैं। तो 2, 5, 10, 17, 26, even third option is correct. So therefore the correct answers are B and C. So a very simple straightforward question. If this is clear to all of you, type yes. चलो एक और देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द काउंटिंग पार्ट है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले लूं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपको दो सेट दे दिए उसने, सेट ए दे दिया 1, 2, 3, 4, और सेट बी दे दिया XYZ W। चलो पहले एक बार जल्दी से दोनों सेट बना देते हैं। सेट ए जिसमें है 1, 2, 3, 4, और फिर उसने आपको एक सेट बी दे दिया जिसमें है XYZ W। अब उसने पूछा है कि फर्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं, विल स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में बच्चों कितने रिलेशंस आप बना सकते हो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के जनरली दो तरीके होते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूं, बट आई विल प्रेफर मेथड 2, एंड वाई वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं देख रहा हूं मेथड 1। मेथड 1 में हम इस चीज का फायदा उठाते हैं कि यार रिलेशन जो होता है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। तो यदि ए में 4 एलिमेंट हैं और बी में भी 4 एलिमेंट हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए क्रॉस बी विल बी 4 into 4 which is 16। और जब भी आप ए से बी में रिलेशन बनाएंगे तो वो रिलेशन इन्हीं एलिमेंट्स का सबसेट बना होगा, इस है ना। तो अगर यदि किसी सेट में 16 एलिमेंट्स हैं तो आप कितने सबसेट बना सकते हो उससे। देयरफॉर द नंबर ऑफ सबसेट्स इन ए क्रॉस बी is equal to the number of relations, and this will be same as 2 to the power 16. So that is the answer for the first part. Now this is a very straightforward technique. हमने सिंपली डेफिनेशन का इस्तेमाल करा कि भैया कोई भी रिलेशन बनाना हो तो आप ए क्रॉस बी का सबसेट बना दो। तो यदि ए में 4 एलिमेंट है, बी में भी 4 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में 16 एलिमेंट होंगे। और यदि किसी सेट में 16 एलिमेंट है तो उसके कितने सबसेट बना सकते हो, 2 की पावर 16 बना सकते हो। तो ये आंसर हो गया पहले पार्ट का, है ना। लेकिन ये हमने मेथड 1 से करा। ये मेथड बच्चों में ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि चांसेस बहुत कम है कि आपको इतना डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। जनरली क्वेश्चंस में कुछ इफ एंड बट लगा देते हैं, जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में हमने लगा रखा है। तो इसको करने का जो थोड़ा सा बेहतर तरीका है, अ स्लाइटली बेटर अप्रोच विच आई प्रेफर इज मेथड 2। मेथड 2 में हम कंसेप्चुअली चलेंगे ना, तो अंडरस्टैंड दिस मेथड वेरी केयरफुली। आपके पास सेट ए दिया हुआ है एंड देन देयर इज सेट बी। एलिमेंट्स लिख देते हैं, इसमें 1, 2, 3, 4 है, इसमें आपका XYZ W है, ठीक। अब बच्चों आपको बनाने हैं रिलेशंस। रिलेशन मतलब हुआ कि आपको 1 को एसोसिएट करना है XYZ W से। अब सोच के देखो बहुत आराम से कि यार यदि मैं 1 को एसोसिएट करना चाहता हूं तो मेरे पास कितने तरीके हैं।
हाउ मेनी वेज आर देयर टू एसोसिएट वन विद दीज एलिमेंट्स ऑफ सेट बी? आप सोच के बता सकते हो? कैन एनी वन ऑफ यू टाइप द आंसर? इन हाउ मेनी वेज कैन आई एसोसिएट वन विद द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी? तो भव्या इज सेइंग 5, तमन्ना इज सेइंग 4। नहीं, मैं आपको हिंट देता हूं, क्या मैं वन को एक से ज्यादा एलिमेंट से भी एसोसिएट कर सकता हूं? रिलेशन में तो अलाउड है ना कि आप वन को एक्स और वाई दोनों से एसोसिएट कर दो। तो नाउ राजेंद्र इज सेइंग 2 टू द पावर 4। हाँ राजेंद्र, ये सही है, 2 टू द पावर 4 सही है। एक्चुअली बच्चों ध्यान से देखो, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे समझाने के लिए, आपको लिख देता हूं कि टू एसोसिएट वन वी हैव, बहुत ध्यान से देखना, हो सकता है वन को मैं इन चार में से किसी भी एलिमेंट से एसोसिएट ना करूं। 4C0, I do not associate one with any of the elements x, y, z और w। 4C0। या फिर और मतलब एडिशन, मैं वन को इन चार में से किसी एक से एसोसिएट करूं, या फिर मैं वन को इनमें से चार में से किसी दो से एसोसिएट करूं, या वन को मैं इन चार में से तीन से एसोसिएट करूं, या वन को इन चारों के चारों से एसोसिएट कर दूं। ये सारे ऑप्शन है मेरे पास तो। एंड दिस इज नथिंग बट अ स्टैंडर्ड बाइनोमियल आइडेंटिटी विच अभी आप लोगों ने रिवीजन करा है तो आप लोग को याद भी होगी, तो मैं उसको डिटेल में नहीं लिख रहा। दिस इज सिंपली 2 टू द पावर n विच इज 2 टू द पावर 4 इन दिस केस विच इज सेम एज 16, या 2 टू द पावर 4 ही छोड़ देते हैं अभी। तो यदि आप मुझे कोई कंडीशन नहीं लगा के देते हो कि वन पे कोई हमने रेस्ट्रिक्शन लगाया, इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ एसोसिएटिंग वन विल बी गिवन बाय कि आप एक्स वाई जेड डब्ल्यू चार एलिमेंट में से किसी से एसोसिएट नहीं किया 4C0, या फिर वन को हमने इन चार में से किसी एक से कर दिया, सपोज हमने वन को एक्स से कर दिया या वन को जेड से कर दिया, तो आपके पास 4C1 चार चॉइसेस हैं। आप वन को चार में से दो एलिमेंट से एसोसिएट कर सकते हो कि मैंने वन को एक्स वाई से एसोसिएट किया, या मैंने वन को वाई जेड से एसोसिएट कर दिया, या वन को जेड डब्ल्यू से एसोसिएट कर दिया। तीन से कर सकते हो, चार से भी कर सकते हो, टोटल 2 टू द पावर 4 वेज हो गए। ये सिर्फ वन के लिए। इसी तरह से टू एसोसिएट टू वी हैव हाउ मेनी चॉइसेस? अगेन 4C0 किसी से एसोसिएट नहीं करा टू को, 4C1 अप टू 4C4 which is same as 2 to the power 4 which is same as 16। सर हाँ बोलो। सर ये हम ऑर्डर्ड पेयर को लिखेंगे कैसे, अगर जैसे हमने एक से ज्यादा से एसोसिएट करेगा? भाई ऐसा कर देंगे जैसे 1,x 1,y 1,z 1,w, हो गया। ये है ना एक रिलेशन। ओके सर। तो 2 को बच्चों एसोसिएट करने के फिर से 2 to the power 4 ways। in the same way you can associate 3 in 2 to the power 4 ways। you can associate 4 in 2 to the power 4 ways। तो therefore 1 को भी करना है, 2 को करना है, 3 को भी करना है, 4 को भी करना है। सो द टोटल नंबर ऑफ एसोसिएशंस आर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आर 2 to the power 4 into 2 to the power 4 into 2 to the power 4 into 2 to the power 4। Now that will obviously give you 2 to the power 16 ways, which we definitely calculated much faster in the first approach। लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक है जो कि अब आपको सेकंड थर्ड पार्ट में जब हम कंस्ट्रेंट्स लगाना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फर्स्ट मेथड में क्यों मना कर रहा हूँ, आपको डिस्करेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो नाउ आई विल सॉल्व द सेकंड पार्ट। ये बच्चों फर्स्ट पार्ट अगर समझ में आ गया तो एक बार यस टाइप कर दो, तो फिर हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। पहला मेथड में हमने सिंपली इस चीज का फायदा उठाया कि आप ए क्रॉस बी में काउंट कर लो कितने एलिमेंट है, फिर उसके सबसेट काउंट कर लो। और सेकंड मेथड में हमने एक एक एलिमेंट को डिटेल में अलग से देखा। एक एक एलिमेंट को चेक करने से फायदा होता है कि अगर यदि कोई कंस्ट्रेंट्स दे दे एग्जामिनर, तो आप सेकंड मेथड से क्वेश्चन को इफेक्टिवली डील कर सकते हो। तो चलो नाउ आई एम सॉल्विंग द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बच्चों ने बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस सच दैट वन रिलेट्स टू एक्स। वन को एक्स से रिलेट करना है आपको। तो चलो एक बार पहले फिगर बनाते हैं इसका, देखते हैं क्या कह रहा है वो। सेकंड पार्ट, सो देयर इज अ सेट ए, there is a set B,
और उससे कंस्ट्रेंट दिया कि यार 1 जो है ना इसको x से तो रिलेट करना ही करना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि 1 को सिर्फ x से रिलेट करना है, नहीं, यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन सच दैट 1 रिलेट्स टू x। 1 x से रिलेट होना चाहिए, औरों से भी हो सकता है, लेकिन x से तो होना ही होना चाहिए, ये कंडीशन है कि 1 को x से रिलेट करना ही करना है। आप औरों से भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम x से तो करो ही करो। तो मैंने ये कंस्ट्रेंट लिख दिया यहाँ पे। चलो अब चेक करते हैं बच्चों की 1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं। सो टू एसोसिएट 1, वी हैव, कैन यू गेस द आंसर, कितनी चॉइसेस हैं बच्चों? x से तो करना ही करना है आपको। अब सवाल है कि जो 3 एलिमेंट बचे y z w, 3 एलिमेंट्स हैं, 1 को इन 3 से रिलेट करने के तरीके कितने होंगे? देयर आर, या तो मैं हो सकता है x y z w में किसी से ना करूं, आप इन तीनों में से किसी से एसोसिएट ना करो, या फिर आप इन 3 में से किसी एक से कर दो, या आप इन 3 में से 2 में एसोसिएशन ले लो, या इन 3 के 3 से एसोसिएट कर दो। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 2 to the power 3, which is same as 8। तो 1 को एसोसिएट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी 2 क्यूब। x से तो करना ही है आपको, इधर तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं, लेकिन ये जो y z w है, इन 3 एलिमेंट से एसोसिएट करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 3c0, किसी से नहीं करा। y z w में किसी एक से कर दिया 3c1, किसी 2 से कर दिया 3c2, किन्हीं 3 से कर दिया 3c3, एंड अगेन द सम ऑफ दिस बाइनोमियल सीरीज इज 8, है ना, 2 क्यूब के बराबर आ गया। ये तो सिर्फ 1 की बात हुई, अभी तो 2 3 4 भी तो बचे हैं, तो उनको भी देखो। 2 के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 2 पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 4 एलिमेंट्स में से आपको चॉइसेस उठानी है। हो सकता है 4 में से किसी से एसोसिएशन ना हो, या फिर किसी एक से हो जाए, या 4 में से किसी 2 से एसोसिएट हो जाए, या 4 में से 3 से एसोसिएट हो जाए, या फिर 4 में से 4 से एसोसिएट हो जाए। नाउ दैट विल बी अगेन सेम एज 2 to the power 4 वेज। सिमिलरली 3 के लिए यू हैव 2 to the power 4, एंड 4 के लिए भी यू हैव 2 to the power 4 ways. So therefore total number of relations in this case is, total number of relations in this particular case will be equal to 2 cube 1 के लिए times 2 to the power 4 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, and this will of course simplify to 2 to the power 15 ways. तो यदि हम restriction लगा दें कि यार 1 को x से ही रिलेट करना है, 1 को x से रिलेट करना है, तो फिर आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? दे आर टोटल 2 to the power 15 रिलेशंस। और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो फिर 2 to the power 16 चॉइसेस। इसको लॉजिकली भी कर सकते थे भाई कि पहले पार्ट की हेल्प से दूसरा पार्ट सॉल्व हो सकता था। पहले वाले पार्ट में 2 to the power 16 आपके रिलेशंस हैं टोटल, विदाउट रेस्ट्रिक्शन 2 to the power 16 रिलेशंस हैं। उनमें लॉजिकली सोच के देखो, आधे रिलेशन में तो 1 x से रिलेट हो रहा होगा और आधों में रिलेट नहीं हो रहा होगा। तो आप ये भी कर सकते हो कि आंसर फॉर दिस पार्ट विल बी हाफ ऑफ द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जितने भी रिलेशन है उनमें आधों में 1 x से रिलेट होगा और आधों में 1 x से रिलेट नहीं होगा। मुझे वो वाले चेंज में 1 x से रिलेट हो रहा हो, तो हाफ ऑफ द फर्स्ट पार्ट which will again give you 2 to the power 15, but still I'll prefer कि आप ये सब जो तजुर्बा है, जो एडवेंचर है, ये सब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के समय तो कर लो, लेकिन एग्जाम टाइम पे आई ऑलवेज प्रेफर मेथड 2। दिस मेथड इज ऑलवेज बेटर देन फर्स्ट मेथड। एक थर्ड पार्ट करके देखते हैं। थर्ड पार्ट, हाँ बोलो। सर इसमें 1 मल्टीप्लाई किया है क्या आपने 3c0 3c1 इनमें? कहाँ पे? सर 1 को x से जब रिलेट करेंगे तो वो एक तरीका ऐड होगा या मल्टीप्लाई होगा? नहीं, मल्टीप्लाई होगा ना वो तो, क्योंकि इसमें हम 1 के लिए क्या क्या केसेस काउंट कर रहे हैं कि 1 किसी से नहीं हुआ, फिर 1 एक से हुआ, फिर 1 2 से हुआ था, तो ये वाला बना 1 के लिए इनटू, ऐसे ही अब हम 2 के लिए लिखते हैं 4c0 प्लस 4c1 एंड सो ऑन अप टू 4c4 इनटू सो ऑन करते हुए हम जाते हैं लास्ट वाले पे कि 4 को एसोसिएट करने के तरीके हो गए 4c0 प्लस 4c1। अब तुम सोच के देखो यार कि जब आप इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करोगे, इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट्स को, इफ यू मल्टीप्लाई दिस 4 ब्रैकेट्स, आपको क्या क्या मिलेगा? एक टर्म मिलेगा 4c0 इंटू 4c0 इंटू 4c0 इंटू 4c0, मतलब 1 को किसी से एसोसिएट नहीं करा, ना x से, ना y से, ना z से, ना w से। फिर एक केस मिलेगा आपको 4c0 इंटू 4c1 इंटू 4c1 इंटू 4c1। फिर ऐसे ही तो मल्टीप्लाई करोगे तभी तो सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी सामने।
ये ऐसा ही तो है कि आपके पास यदि 2 लेटर्स हों और 3 लेटर बॉक्सेस हैं तो कितने तरह से लेटर्स को पोस्ट कर सकते हो? पहले लेटर के लिए 3 चॉइसेस, दूसरे लेटर के लिए भी 3 चॉइसेस, 9 वेज। तो ये मल्टीप्लाई होता है। जैसे अब हम सेट में काउंटिंग करते थे कि आप वो टोटल कितने जो वो बनते थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स वाला जो फंडा होता था, उसमें भी यही करते थे। एक बार मतलब रिवाइज दैट पार्ट, पीएनसी की शीट में आपको दूंगा नेक्स्ट वीक पे रिवीजन के लिए, लेकिन एक बार हाँ वो ये वाला पार्ट एक बार रिवाइज कर लेना। नंबर ऑफ फैक्टर्स वगैरह में भी हमने यही सेम कंसेप्ट यूज करते हैं वहां भी। तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा, थर्ड पार्ट बच्चों देखो, थर्ड पार्ट वो कह रहा है यू टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन सच दैट वन रिलेट्स टू एक्स। वन तो एक्स से रिलेट होना चाहिए, बाकियों से भी हो सकता है, बट वन इज नॉट रिलेटेड टू वाई। वन एक्स से रिलेट होता हो लेकिन वाई से ना होता हो। चलो फिर से देखो इसको, फिगर एक बार बना के देखते हैं पहले क्या कहानी है। तो भाई वो कह रहा है कि वन को आप एक्स से तो रिलेट करोगे ही करोगे, लेकिन वन को वाई से रिलेट नहीं करना। यू कैन नॉट रिलेट वन विद वाई। तो अब देखते हैं वन को रिलेट करने की कितनी चॉइसेस हैं। टू एसोसिएट वन, हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? तो एक्स से तो करना ही है, वाई से कर नहीं सकते। तो अब सवाल है कि जेड और डब्ल्यू दो ही एलिमेंट बचे। इन दो में से वन को किससे रिलेट करोगे? दिस कैन बी डिसाइडेड इन 2C0 वेज। हो सकता है जेड और डब्ल्यू किसी से एसोसिएट ना हो सकता है डब्ल्यू और जेड में से किसी एक से एसोसिएट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यू या जेड में से दोनों से एसोसिएट हो जाए। So the total number of choices for associating one in this case is 2 squared. Similarly, to associate 2, you have 2 to the power 4 choices. To associate 3, you have 2 to the power 4 choices. To associate 4, you have 2 to the power 4 choices. And therefore, the total number of choices become 2 square into 2 to the power 12, which is same as 2 to the power 14. एक बार फोर्थ पार्ट और देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में बच्चों को कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस इन विच वन रिलेट्स टू एक्स। वन एक्स से रिलेट होना चाहिए, बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू जेड। वन इज रिलेटेड टू एक्स बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू जेड। तो फिर से एक बार फिगर ड्रॉ करते हैं। तो उसने कंडीशन ये दी है कि यार आपको वन को तो एक्स से रिलेट करना ही करना है, ये तो होना ही है, लेकिन 3 को जेड से एसोसिएट नहीं करना है। वन को एक्स से करना है, 3 को जेड से एसोसिएट नहीं करना। ठीक है, तो चलो फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वन को एसोसिएट करने के कितने तरीके हैं। टू एसोसिएट वन, यू हैव हाउ मेनी चॉइसेस? एक्स से तो करोगे ही करोगे, वाई जेड डब्ल्यू, तीन में से किसी से नहीं करा, या तीन में से एक से कर दिया, या तीन में दो से कर दिया, या तीन में से तीनों से कर दिया। सो दिस विल बी सेम एज 2 to the power 3 वेज। इसी तरह से टू एसोसिएट 2, 2 को एसोसिएट करने के कितने तरीके हैं? देयर आर 2 to the power 4 वेज। मैं लिख नहीं रहा, मतलब इट्स ऑब्वियस। 3 को एसोसिएट करने के कितने तरीके, ये देखते हैं। तो बच्चों 3 को जेड से तो कर नहीं सकते, 3 को एसोसिएट जेड से नहीं कर सकते। तो 3 को एसोसिएट करने के लिए आपके पास तीन चॉइसेस हैं, या तो एक्स से एसोसिएट होगा, या वाई से होगा, या डब्ल्यू से होगा। 3 को एसोसिएट करने के लिए यू हैव ओनली 3 चॉइसेस, या तो एक्स से करो, या वाई से करो, या डब्ल्यू से करो। तो इन तीन एलिमेंट्स में से आप किससे एसोसिएट करोगे? दिस डिसीजन कैन बी टेकन इन 3C0 वेज, कि हमने भाई एक्स वाई डब्ल्यू में किसी से नहीं करा, या फिर हम एक से एसोसिएट कर दें एक्स वाई डब्ल्यू में से, या फिर दो से एसोसिएट कर दें, या फिर तीनों से कर दें। सो दैट विल बी सेम एज अगेन 2 to the power 3। एंड 4 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 4 को एसोसिएट करने के आपके पास फिर से टोटल नंबर ऑफ वेज आर 2 to the power 4
and therefore the total number of ways of doing this is 2 cube 2 की power 4 2 cube into 2 की power 4, which is same as 2 to the power 14. If this example is clear to all of you, type yes. It's a good question based on the PNC part of relations. Counting में कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको. तो चलो, आई होप मतलब यहाँ तक सबको समझ में आ गया अच्छे से. तो बच्चों, दिस पार्ट ऑफ डोमेन, रेंज ऑफ अ रिलेशन, ये सब चीज़ें हमको क्लियर हो गई. ठीक है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज ये कुछ 4 स्टैंडर्ड टाइप के रिलेशंस होते हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. तो मैं ब्रीफ कर देता हूँ थोड़ा सा कि कोई भी रिलेशन को हम बोलते हैं वॉइड रिलेशन, है ना. व्हाट इज मेंट बाय वॉइड रिलेशन? वॉइड रिलेशन, ये चारों चीजें इनफैक्ट समझने के लिए एक काम करते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि सपोज सेट ए इज 1, 2 and suppose I define a relation R from set A to A. A से A पे हमने कुछ रिलेशन हमने डिफाइन करेंगे, है ना. तो सबसे पहले आप देखोगे कि A क्रॉस A क्या बनेगा. A क्रॉस A विल बी एम्प्टी सेट. या सॉरी, इसको 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2. ये आपका A क्रॉस A आ गया. ठीक है, अब इस A क्रॉस A से आप कोई भी सबसेट बनाएंगे तो वो एक रिलेशन होगा. तो सपोज मैं पहले रिलेशंस लिख रहा हूं यहाँ पे. रिलेशन R1, हमने इस सेट में से कुछ भी नहीं उठाया, ये खाली सेट हो गया. फिर हमने लिया एक रिलेशन R2 जिसमें हम सिर्फ एक एलिमेंट उठाएंगे, 1, 1 उठा लेते हैं. फिर हम लेते हैं R3 जिसमें हम फिर से बच्चों से एक एलिमेंट उठाएंगे, 2, 2 उठा लेते हैं. फिर हम लेते हैं R4 जिसमें हम फिर से एक एलिमेंट उठा रहे हैं, लेट्स से 1, 2. फिर हम एक रिलेशन उठाते हैं R5 2, 1. ठीक है, तो हम सबसेट बना रहे हैं. ये वो वाले सबसेट है जिसमें एक एलिमेंट है, ये वाला सबसेट है जिसमें देयर इज नो एलिमेंट. अच्छा, अब हम बनाते हैं वो वाले सबसेट जिसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे. तो R6 या 2 एलिमेंट्स वाला बनाते हैं पहले. चलो 1, 1 को लेते हैं, इसके साथ आप 1, 2 को रख दो. फिर आप बना सकते हो 1, 1 तो लेंगे ही, इसके साथ 2, 1 को डाल देते हैं. फिर आप 1, 1 तो लो गई, इसके साथ 2, 2 को डाल दो. फिर आप 1, 1 की तो सारी पॉसिबिलिटी होगी, 1, 2 पे चलते हैं कि 1, 2 तो लूंगा ही, इसके साथ 2, 1 डाल दूंगा. फिर मैं 1, 2 लूंगा, साथ में 2, 2 भी लूंगा. एंड देन इन द सेम वे यू कैन हैव 2, 1 और एक ही चॉइस है 2, 2. तो लेट्स कॉल these relations as R6, R7, R8, R9, R10 and so on. फिर एक हम रिलेशन, और ये R11 हो गया आपका. फिर हम 3 एलिमेंट वाले बना सकते हैं. फिर ऐसे आप है ना 4 एलिमेंट वाले भी बना सकते हो. तो इन दैट वे यू कैन जनरेट टोटल नंबर ऑफ 2 to the power 4, यानी 16 रिलेशंस आपको मिल जाएंगे. अब इसमें से वॉइड रिलेशन कौन सा कहलाएगा? आउट ऑफ दी 16 रिलेशंस, विच रिलेशन इज कॉल्ड अ वॉइड रिलेशन? तो ये तो दिख ही रहा है कि वॉइड मतलब होता है खाली. कौन सा रिलेशन, इसमें कुछ भी नहीं है. तो दिस रिलेशन इज R1. सो दिस इज अ रिलेशन which is the empty subset of A क्रॉस A, है ना. A क्रॉस A का जो empty सबसेट बनेगा, एक ऐसा सबसेट उठाओ A क्रॉस A में से जो empty हो,
ये वाला, ये रिलेशन कहलाता है वॉइड रिलेशन। दूसरा इसी से मिलता जुलता इसका ठीक उल्टा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में बच्चों क्या होता है कि आपके पास ये जो 16 रिलेशंस बने टोटल, उन सबको उठा लो, सबसेट में इंक्लूड ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। मतलब इनफैक्ट ये पूरा सेट जो बनेगा ना ए क्रॉस ए का, ये जो सेट आपका जितना 16 एलिमेंट का जो पूरा सबसेट बन रहा है, जितने रिलेशन बन सकते हैं, तो ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट जब आप उठा लोगे तो वो रिलेशन बन कहलाता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, मतलब इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी बोल दो कि आप सीधे ए क्रॉस ए ही उठा लो, सबसेट भी रहने देते, इसको कंफ्यूजन होगा इससे। मोर अप्रोप्रिएटली इट इज वॉइड में आपने क्या करा, आपने ए क्रॉस ए में से कुछ भी नहीं उठाया, दैट इज वॉइड रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यू पिक ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए आर टेकन। ये वाला सेट जो होगा ये इनफैक्ट ए क्रॉस ए ही बनेगा, जो ए क्रॉस ए होता है उसी को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यही सेट ए क्रॉस ए कहलाता है यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद होता है आइडेंटिटी रिलेशन। व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? ऑब्वियसली ये भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, ऑल द रिलेशंस विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन बच्चों उस रिलेशन को बोलेंगे in which every element is related to itself and only to itself। हर एलिमेंट अपने आप से और सिर्फ अपने आप से ही रिलेटेड हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि इस पूरे ए क्रॉस ए में कौन सा ऐसा सबसेट बना सकते हो जिसमें हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से एसोसिएटेड हो। तो आप देख सकते हो 1,1 में ये एलिमेंट पिक कर सकता हूं, आई कैन वेरी वेल पिक दिस एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे 1 इज एसोसिएटेड टू इटसेल्फ 1। आई कैन पिक दिस एलिमेंट 2,2। तो जो हमारा ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, दिस विल बी सेम एज 1,1 एंड 2,2। आप देख सकते हो ये जो रिलेशन था आपका दैट वाज बेसिकली R8। हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएटेड है, दो एलिमेंट थे 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों अपने आप से एसोसिएटेड है और सिर्फ अपने आप से एसोसिएटेड है। आप अगर ये रिलेशन बनाते हो 1,1 2,2 एंड 2,1, ये रिलेशन जो है दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज नॉट आइडेंटिटी। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई 1,1 2,2 आपने 1 को अपने आप से रिलेट करा, 2 को भी अपने आप से रिलेट करा, लेकिन सिर्फ अपने आप से नहीं करा, आपने 2 को 1 से भी एसोसिएट कर दिया, ये गलत हो गया। राजेंद्र सिंह R2 कैन नहीं, राजेंद्र इसमें क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन में एवरी एलिमेंट, सेट ए का हर एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब इसको मैं लिख देता हूं ठीक से, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ। हर एलिमेंट को रिलेट करना है आपको, आप सिर्फ ये 1,1 बना के नहीं छोड़ सकते हो। अगर आप मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया कि हम तो 1,1 बनाएंगे, तो आपने तो सेट ए के सारे एलिमेंट एसोसिएट ही नहीं करे, आपने 2 को एसोसिएट ही नहीं करा अभी इसमें। ठीक है ना, तो ये भी आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने 2 को इंक्लूड ही नहीं करा। ये कह रहा है कि सेट ए के हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेट होना चाहिए, यहाँ पे हमने 2 को इंक्लूड ही नहीं करा इसके अंदर, तो दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा, सेट ए का जरूरी है हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा और सिर्फ अपने आप से ही होगा, किसी और से नहीं हो सकता। ठीक है, एंड देन द फोर्थ टाइप ऑफ रिलेशन वाज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन।
तो ये भी एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का क्या मतलब है। नाम से काफी क्लैरिटी है वैसे क्या होना चाहिए। तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन इट इज डिनोट, मतलब इनवर्स ऑफ अ रिलेशन आर, इनवर्स ऑफ रिलेशन आर A to B is denoted by R इनवर्स, और इसमें बच्चों मैपिंग को, एसोसिएशन को पलटा देना है। B2A हो गया ये। जैसे मैं एग्जांपल से दिखाता हूं आपको। फॉर एग्जांपल, हम एक रिलेशन लिख रहे हैं R 1,2 1,3 2,3 लेट्स से 3,3। ठीक है, हमने एक ये रिलेशन लिख दिया और मैं आपसे बोलूं कि भाई R इनवर्स बनाओ, तो R इनवर्स में आपको क्या करना है, 1 2 से एसोसिएट हो रहा था ना, अब 2 1 से होगा, फ्लिप हो गया। ये जो 1 था ये इधर आ गया, ऑर्डर्ड पेयर की सीक्वेंसिंग चेंज कर दी आपने। 1,3 3,1 हो जाएगा, 2,3 3,2 हो जाएगा, 3,3 3,3 ही रहेगा। ठीक है, तो अगर डिनोटेड बाय R इनवर्स B2A एंड इफ, इसी को आगे अब एक्सटेंड कर देते हैं, एंड इफ A रिलेट्स टू B, या इसको ऐसा लिखो, and if R is equal to A comma B such that A belongs to A, B belongs to B, then R inverse is ordered pair B comma A such that A belongs to A, B belongs to B, समथिंग लाइक दिस है ना, कुछ इस टाइप की डेफिनेशन हो जाएगी। आपने मैपिंग पलटा दी एक्चुअली, सारे एलिमेंट्स पलटाने पड़ेंगे ना, 1,2 ऐसा नहीं 2 3 पलटाएं, पूरा पलटाना पड़ेगा। जो भी रिलेशन दिया उसका इन्वर्स निकालना है, तो मैपिंग को पलटा दो, जो इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन में करते हो ना आप, सेम कंसेप्ट है। तो लुक एट दिस 4 पॉइंट्स केयरफुली। वॉइड रिलेशन था, आपको A क्रॉस A से सबसेट बनाने थे, उनको रिलेशन बोलते हैं। अब आप उसमें से एक ऐसा सबसेट बनाओ जिसमें हमने इन चारों में से कोई एलिमेंट नहीं उठाया, जो एम्प्टी सेट बनेगा उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन, या एम्प्टी रिलेशन, या नल रिलेशन। फिर होता है यूनिवर्सल रिलेशन, आपने सारे उठा दिए, ये सेट A क्रॉस A ही बनेगा। ये एक बन सकता है वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन भी एक बन सकता है। आइडेंटिटी रिलेशन, सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट होना चाहिए और सिर्फ अपने आप से होना चाहिए। तो यदि सेट ए में 2 एलिमेंट हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन भी आप एक ही बना सकते हैं, 1,1 2,2। सो यू कैन हैव ओनली वन void relation, you can have one universal relation, and you can have exactly one identity relation। अगर कोई भी सेट दिया जाए आपको तो आप यूनिवर्सल रिलेशन भी एक बना सकते हो, आइडेंटिटी भी एक बना सकते हो, और void रिलेशन भी एक ही बना सकते हो। इनवर्स तो आप डिपेंड करता है कि रिलेशन कैसा दिया है, उसके हिसाब से इनवर्स हम बना लेंगे, लेकिन वो यूनिक होगा। किसी भी रिलेशन का इनवर्स जो होता है वो यूनिक होता है। प्री इमेज को इमेज बनाना है, इमेज को प्री इमेज बना देना है, बस। तो दैट इज इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। सो इफ दिस एंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप yes so that we take a small example। ठीक है, अच्छा चलो बच्चों एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। तो क्वेश्चन है कि आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है, सेट डिफाइंड नहीं है ना, लैंग्वेज समझना, डिफाइंड नहीं मतलब A to A बनेगा। यू हैव टू डिफाइन द रिलेशन फ्रॉम इन द सेट A, तो मतलब A to A रिलेशन बनाना है। सेट A उसने आपको दे दिया 1,2,3 है, और सेट A से A पे ही बनाना, तो ये भी 1 2 3 होगा। वो बोल रहा है A रिलेट्स टू B, हम बोलेंगे कि A B से रिलेट होता है यदि
A relates to B if mod A square minus B square is less than equal to 5. यदि mod of A square minus B square less than equal to 5 होता है तो बच्चों हम बोलेंगे कि A B से रिलेट हो गया। तो बताना है which of the following is false, इनमें से false स्टेटमेंट कौन सा है। रिलेशन कैसे डिफाइंड हो रहा है, रिलेशन विल कंटेन दी ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B, और A कॉमा B को आप रिलेशन में तब डाल सकते हैं जब वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। और A और B कहां से आएंगे, A और B आएंगे सेट A से, यहां से आप A उठाओगे, यहां से आप B उठाओगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं, पहले रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम A की वैल्यू 1 डाल देते हैं, क्योंकि 1 2 3 लेना है ना, सेट A को यहां से लेना है, A की वैल्यू स्मॉल सेट A से लेनी है, B की वैल्यू भी सेट A से लेनी है। तो A की वैल्यू हम 1 से शुरू करते हैं। यदि A की वैल्यू 1 डालोगे तो आपके पास कंडीशन आएगी मॉडुलस ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, विच मींस -5 से लेके 1 माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 5 तक होगी। 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, -6 से लेके माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू 4 तक होगी। साइन पलटा दो, -4 से लेके बी स्क्वायर की वैल्यू 6 तक होगी। तो बच्चों बताओ b की वैल्यू 1 2 3 में से क्या लें कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। यू कैन टेक b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2। यदि a को 1 लेते हैं तो b को 1 1 ले सकते हैं और 2 भी ले सकते हो। अब ये इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबली यू कैन सॉल्व दिस ओरली एज वेल। तो नाउ सपोज इफ आई पुट a इक्वल टू 2, तो ये बन जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर। अब b की वैल्यू क्या डाल सकते हो, अगर आप b को 1 डालोगे, ध्यान रखना b की वैल्यू 1 2 या 3 हो सकती है, a को मैंने 2 डाल दिया है, तो अब आपके पास कंडीशन आती है कि मॉडुलस ऑफ 4 माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 5। दिस इज फॉर a इक्वल टू 1, दिस इज फॉर a इक्वल टू 2। तो बच्चों बताओ b की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं, b की वैल्यू 1 रख सकते हो क्योंकि 3 आ जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगी कंडीशन। b की वैल्यू 2 भी डाल सकते हो, तब भी सेटिस्फाई हो जाएगा। b की वैल्यू 3 भी डाल सकते हो क्योंकि -5 का मॉड विल बी 5 विच इज लेस देन और इक्वल टू 5। तो b के लिए बच्चों यहाँ पे मेरे पास 3 चॉइसेस हैं, 2,1 भी है, 2,2 भी है, और एक आपके पास 2,3 भी है। नेक्स्ट बच्चों हम लेते हैं a इक्वल टू 3। उस केस में बनेगा 9 माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5। एंड अगेन यू कैन थिंक अबाउट दिस ओरली कि यदि हम b की वैल्यू 1 2 3 उठाते हैं तो कौन कौन सी वैल्यू रखने पे लेस देन इक्वल टू 5 आएगा। 1 पे तो ऑफ कोर्स नहीं आएगा, 9 माइनस 1 विल बी 8। फिर b को 2 रखोगे तो 9 माइनस 4, अब देखो 5 आ गया। तो यदि हम a को 3 डालें तो b को 2 डाल सकते हैं, और यदि a को 3 डाला है तो b को आप 3 भी डाल सकते हो। तो ये आपका रिलेशन बन गया जिसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो ये पहले एलिमेंट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। तो बस अब चेक कर लेते हैं, 1,1 ठीक है, 2,2 है, 3,3 है अपने पास, 2,1 है, 1,2 इधर से चेक करते रहना ना, 1,2 भी है, 2,3 है, 3,2 भी है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अब सेकंड पे चलते हैं, वो कह रहा है आर इनवर्स और आर बराबर होंगे। तो चलो देखते हैं आर इनवर्स कितना आता है। 1,1 है ना, वैल्यू स्लिप करेंगे, 2,1 1,2 2,2 2,3, ये फ्लिप हो जाएगा, सॉरी, दिस विल बी 3,2, ये वाला एलिमेंट 3,2, अगले वाला 2,3, and then you have 3,3. So again it is not tough to observe that R and R inverse are equal set. आप देखो 1,1 इसमें भी है, 1,2 ये रहा, यहाँ भी है, 2,1 दोनों जगह है, 2,2 दोनों जगह है, 2,3 ये रहा, 3,2 इधर है, 3,3 इधर है, तो दोनों सेट इक्वल है। तो इवन सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। डोमेन ऑफ आर इज 1 2 3। आर की डोमेन क्या है, प्री इमेज देखो कौन कौन सी है, 1 दिख रहा है मुझे प्री इमेज में, 2 भी मुझे दिख रहा है, और 3 भी दिख रहा है। तो ये बच्चों इसकी डोमेन हो गई। रेंज ऑफ आर इज 5, रेंज ऑफ आर इज 5, तो ये तो गलत है, 5 तो है नहीं इसमें रेंज में कहीं, तो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो दिस वाज अगेन अ सिंपल इलस्ट्रेशन बेस्ड ऑन कि इनवर्स क्या होता है, डोमेन कैसे देखते हैं, रिलेशन कैसे बनाते हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कंसेप्ट बहुत सिंपल है, समझ में आ गया हो तो यस टाइप कर दो, कोई डाउट पूछना है तो पूछ लो इसके अंदर।
अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेशंस। ये पार्ट थोड़ा सा ज्यादा सिग्निफिकेंट है जेई मेंस के हिसाब से। हालांकि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इस पे आपको रिलेशन में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं, क्लासिफिकेशन पर। तो जनरली बच्चों, रिलेशंस को, किसी भी रिलेशन को हम तीन तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन का पहला तरीका आपका है विच इज कॉल्ड कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा। दिस इज वन वे ऑफ क्लासिफिकेशन। देन यू हैव सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज कि कोई भी रिलेशन जो होता है वो सिमेट्रिक कब होता है। A relation can be reflexive, it can be symmetric, and the third way of classification is कि relation जो है वो transitive कब होता है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये जितने भी क्लासिफिकेशंस आप पढ़ेंगे, all the classifications are defined if a relation is defined in set A. है ना, A टू A होना चाहिए। ये तीनों चीजों की बात ही तब होगी जब रिलेशन A टू A हो। A से B में ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव, कोई बात नहीं होती। ये जितने भी आप क्लासिफिकेशन तीन तरह के पढ़ रहे हैं, ये तीनों में रिलेशन हमेशा ए से ए पे ही डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब इनको एक एक करके समझते हैं क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा है। आप किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलते हो, ध्यान रखना, रिलेशन क्या होगा, एक सेट होगा जिस सेट में ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स रखे होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए के कुछ एलिमेंट्स रखे होंगे उस रिलेशन में। अब आपको चेक करना है कि वो जो रिलेशन लिखा हुआ है वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना होता है। तो इसका बच्चों फंडा ये होता है कि रिलेशन R A to A is called a reflexive relation if every element of A, या मतलब every element नहीं, if या every होना चाहिए, if every element of A is related to itself but not necessarily only to itself। ठीक है ना बच्चों, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ अपने आप से रिलेटेड हो ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ये जो लास्ट लाइन लिखी ना, बट नॉट नेसेसरली, ये लाइन इसको डिस्टिंग्विश करती है आइडेंटिटी रिलेशन से। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड ओनली टू इटसेल्फ, किसी और से नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन में हर एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही रिलेट करना है। जबकि रिफ्लेक्सिव कहता है कि भाई आप हर एलिमेंट को अपने आप से तो रिलेट करोगे ही करोगे, वो तो जरूरी है, लेकिन चाहे तो दूसरों से भी एसोसिएट कर सकते हैं, चाहे तो दूसरों से भी एसोसिएट कर सकते हैं। तो यदि अब मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, थिंक अबाउट दिस केयरफुली कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ऑल आइडेंटिटी रिलेशंस आर reflexive, think about this carefully, is it true or false। जल्दी से टी एफ लिख दो। वेरी गुड निरीपा, अनन्या का भी आ गया। चलो बाकी लोग बच्चों स्पीड तेज करो, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी, हर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने आप से रिलेट होगा और दूसरे से नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव कहता है आप दूसरे से भी कर सकते हैं। राजेंद्र पहले सही बताए थे, तुम बाद में गलत कर दिया। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। मतलब इसका इसका मतलब बच्चों ये भी हुआ कि ये, चलो वो लेट्स विल लुक एट दैट पार्ट इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अब चलते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों हम बोलते हैं कि रिलेशन आर ए टू ए is called a symmetric relation if whenever a comma b belongs to the relation, then b comma a must also belong to the relation. Must also belong to the relation. मतलब यदि सपोज आपने रिलेशन में 1,2 रख दिया है, यदि आपने एक रिलेशन में 1,2 रखा है, तो यदि ये रिलेशन आपको सिमेट्रिक चाहिए, तो फिर ये जरूरी होगा कि आप इसमें 2,1 डालोगे ही डालोगे। अकेले 1,2 है और 2,1 नहीं है तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए यदि a कॉमा b है तो b कॉमा a का होना जरूरी है। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? a कॉमा a का होना जरूरी है। सिमेट्रिक कहता है यदि a कॉमा b डाला है तो b कॉमा a भी भैया डालना पड़ेगा, नहीं तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो दिस इज अबाउट सिमेट्रिक रिलेशंस। ट्रांजिटिव जो है ये सिमेट्रिक से थोड़ा सा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। मतलब ये कहता है कि अ रिलेशन आर ए टू ए is called transitive if whenever a comma b belongs to the relation and b comma c also belong to the relation, then it is necessary that a comma c must lie in the relation. है ना, ध्यान रखना इसमें बहुत प्रिसाइज है बच्चों। a कॉमा b आपका रिलेशन में है, ये है रिलेशन में, और ये भी है, ए बी है, बी सी भी है, तो फिर ए सी को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। ए बी है, बी सी है, तो फिर ए सी को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर मान लो ए बी है और ये भी है तो फिर इसका होना जरूरी है। लेकिन सपोज अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तो इसको आप रखो चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर ये नहीं है और ये है तो भी आप इसको रख सकते हो, चाहो तो हटा सकते हो। दोनों नहीं है तो भी आप चाहो तो इसको रखो, चाहो तो हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द ओनली रिक्वायरमेंट इज अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी भी है तो इसको रखना जरूरी है, नहीं तो फिर आप चाहो तो रखो, ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशन ट्रांजिटिव रहेगा ही रहेगा। क्लियर है ये चीज? जैसे नो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट होना चाहिए। सिमेट्रिक मतलब हर यदि ए बी से एसोसिएट हो रहा है तो बी का ए से भी वही रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ए कॉमा बी यदि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी आपके रिलेशन में है तो बी कॉमा ए का होना जरूरी है। ट्रांजिटिव कहता है कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी को रखना जरूरी होगा। ठीक है, तो कीपिंग दिस इन माइंड लेट्स टेक अ सिंपल रिलेशन। अब थोड़ा सा ये नॉन मैथमेटिकल है, मतलब दिस माइट बी हैविंग डिफरेंट आंसर्स, डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट पीपल। लेकिन सपोज अगर हम बच्चों फ्रेंडशिप की बात करें कि ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, और मैं फेसबुक फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली स्कूल वाले फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ कि ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी। मतलब ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, हमने रिलेशन क्या दिया कि ए कॉमा बी रिलेशन में आएगा यदि ए बी का फ्रेंड है तो। सो माय क्वेश्चन इज कि इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव होने का मतलब हुआ कि एवरी पर्सन इज फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। इज इट ट्रू और फॉल्स? थिंक लॉजिकली। मैं देख रहा हूं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएटेड हो, यानी ए कॉमा ए इस सेट में आना चाहिए।
A कॉमा A आना चाहिए. Every person is a friend of himself or herself. Is it true or false? इट इज डेफिनेटली ट्रू. लॉजिकल बात है यार. आप अपने खुद के तो मित्र हो, आप अपना तो नुकसान नहीं करते हो. भले ही आपकी राय गलत हो सकती है अपने बारे में, आप अपना कोई गलत, जैसे दोस्त होते हैं ना, गलत राय दे देते हैं. आप अपने आप को, कई बार वी मेक मिस्टेक्स इन लाइफ, इट हैपेंस. लेकिन अपन अपना भला करने की कोशिश करते हैं एट एवरी स्टेज. तो एवरी पर्सन इज अ फ्रेंड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ. तो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. अब सपोज मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा. यदि सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ, यदि ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड होगा. एंड दिस इज नॉट फेसबुक फ्रेंडशिप कि जहां पे आप वो ए को रिक्वेस्ट भेजा फिर बी ने एक्सेप्ट करा तो दोनों फ्रेंड हो गए. वो वाला नहीं. ये रियल लाइफ वाले हैं, स्कूल वाले. ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, देन बी मस्ट बी फ्रेंड ऑफ ए. इनफैक्ट दिस विल, गर्वित इज सेइंग नो. गर्वित, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल? नो क्यों बोल रहे हो तुम? या प्रोबेबली मैं बताता हूँ गर्वित क्यों बोल रहा है नो. गर्वित इज प्रोबेबली थिंकिंग इन दिस लाइन कि वन साइडेड अफेयर जो स्कूल में हो जाते हैं, प्रोबेबली, है ना, कि यू थिंक कि वो लड़की आपकी फ्रेंड है और वो लड़की आपको फ्रेंड नहीं मानती. ठीक है. तो दैट इज अ टिपिकल एग्जांपल दैट व्हाई दिस रिलेशन इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन. वन साइडेड अफेयर होते हैं. आप किसी को अपना फ्रेंड मानते हो, दूसरे वाला फ्रेंड नहीं मानता. ठीक है. तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. व्हाट अबाउट ट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव मतलब है कि ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है, तो फिर सी ए का फ्रेंड होगा, ये जरूरी होगा. ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी, देन सी मस्ट बी फ्रेंड ऑफ ए. दिस इज फॉल्स. दिस इज नॉट पॉसिबल. मतलब जरूरी नहीं है. ट्रांजिटिव होता तो जरूरी होता. ट्रांजिट मतलब जरूरी नहीं है तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है. लेट्स लुक एट अनदर रिलेशन व्हिच इज, लेट्स से ब्रदर. तो हम बोलेंगे कि ए कॉमा बी मतलब हुआ ए इज ब्रदर ऑफ बी. तो हम उसको सेट में, रिलेशन में डाल देंगे. ठीक है. तो द फर्स्ट पार्ट इज कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है. थिंक अबाउट दिस केयरफुली. एवरी पर्सन ऑन द अर्थ is brother of himself. Is it true or false? False. Obviously girls will not agree with this. They are sisters, they can be sister of themselves, they cannot be brother of themselves ना. तो obviously all the girls are offended. ये गलत हो गया आपका. Let's say symmetric होगा या नहीं. Symmetric मतलब if A is brother of B then B must be brother of A. Think about this carefully. Is it symmetric? A is brother of B, then B must be brother of A. Bhavya is saying true. Bhavya, think about this carefully. Because you have a brother, है ना. तो सोच के बताना. If he is your brother, then are you his sister or are you his brother? False. Very good. If A is brother of B, तो हो सकता है ना कि B जो है वो A की सिस्टर हो. जरूरी थोड़ी ब्रदर ब्रदर ही हो. ब्रदर सिस्टर भी तो हो सकता है. A is brother of B, B is female, and B is sister of A. So this is not symmetric. Is it transitive? Think about this carefully. A is brother of B is brother of C, then A must be brother of C. If A is brother of B is brother of C, then A must be brother of C. Think about this carefully. A B का भाई है, B C का भाई है, तो A C का भाई होगा. Niripa, think about this carefully. A is brother of B is brother of C, then A must be brother of C. So this is true. जरूरी है ये. So this relation is transitive, but this is not reflexive or symmetric. Let's take another example. Suppose हम लेते हैं कि same nationality ले लेते हैं. तो हम बोलेंगे कि A और B रिलेशन में यदि उनकी नेशनैलिटी सेम है, ठीक है, उनके आधार कार्ड पे इंडिया ही लिखा हुआ है, तो इज दिस रिलेशन रिफ्लेक्सिव? क्या आपकी नेशनैलिटी वही होगी जो आपकी खुद की है? ऑफ कोर्स होगी. तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया. इज इट सिमेट्रिक? यदि
ए और बी की मतलब ए की नेशनलिटी वही है जो बी की है, यदि ए और बी की नेशनलिटी सेम है तो बी और ए की भी सेम हुई, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इज इट ट्रांजिटिव? ए और बी की नेशनलिटी सेम, बी सी की सेम, तो फिर ए और सी की सेम होनी जरूरी है, तो इट इज वेरी वेल ट्रांजिटिव ऑल्सो। और यहां से बच्चों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज, इंटरेस्टिंग चीज दिखती है कि यदि कोई रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों भी हो सकता है। इस तरह के रिलेशंस का एक स्पेशल नाम होता है, दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो व्हाट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन? This is a relation which is reflexive and symmetric and transitive. कोई भी रिलेशन यदि तीनों हो गया तो हम उसको बोलते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया हमारे पास। मतलब कुल मिला के 4 कैटेगरीज हो गई। पहला हो गया रिफ्लेक्सिव, हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट होना चाहिए, दूसरों से भी हो सकता है लेकिन अपने आप से होना जरूरी है। सिमेट्रिक मतलब हुआ यदि ए बी से एसोसिएट हो रहा है, ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए डालना पड़ेगा आपको, रिलेशन में होना चाहिए वो, तभी वो सिमेट्रिक बोलेंगे रिलेशन को। और ट्रांजिटिव, ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी का होना जरूरी है। ठीक है, तो इफ दिस एंटायर कंसेप्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। So very good. तो let's take some simple examples based on this. इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होते हैं, तो अब हम क्लासिफिकेशन पे एग्जांपल्स देख रहे हैं। पहला एग्जांपल बच्चों, L is a set of all straight lines in the xy plane. ध्यान रखना रिलेशन के लिए सेट तो होना चाहिए ना, तो उसने एक बोला कि भाई एक सेट बना दिया उसने कि xy प्लेन में जितनी स्ट्रेट लाइंस बना सकते हो उन सबको सेट L में डाल देंगे। L1 L2 दोनों सेट L से आती हैं, L1 L2 दो लाइन से जो सेट L से आती है, मतलब xy प्लेन की दो लाइन से L1 L2, और हम उसको बोलेंगे कि L1 L2 आर रिलेटेड टू ईच अदर, L1 L2 आर सेट टू बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय द रिलेशन R। एक रिलेशन R है जिसमें कि हम L1 L2 को डालेंगे, इसमें ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 होंगे। कंडीशन ये है कि L1 बिलोंग्स टू द सेट ऑफ these lines capital L, L2 belongs to the set of lines capital L, and L1 is parallel to L2। ये मैंने बच्चों इसको अंग्रेजी को मैंने थोड़ा सा सेट फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया इसको, कि L1 L2 दोनों L सेट से आनी चाहिए, L1 L2 पैरेलल होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि रिलेशन R में L1 L2 ऑर्डर्ड पेयर आएगा। अब इसने 4 ऑप्शन दिए कि भाई क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होगी कि L1 इज पैरेलल टू L2, है ना, L1 L1 होना चाहिए ना, रिफ्लेक्सिव मतलब हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर में L1 L1 होना चाहिए, तो L1 L1 तो बच्चों तभी होगा जब L1 इज पैरेलल टू L1। तो क्या हर लाइन अपने आप के पैरेलल होती है? होती है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए बच्चों क्या कंडीशन होती है कि L1 L2 यदि है, यदि L1 L2 है, इफ दिस हैपेंस देन L2 L1 होना चाहिए। यदि L1 L2 डालोगे तो L2 L1 डालना होगा। अब L1 L2 तब डालोगे जब L1 इज पैरेलल टू L2 हो, L1 इज पैरेलल टू L2। तो यदि बच्चों सोच के देखो, ये L1 L2 के पैरेलल है, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? ये कंडीशन का मतलब है कि L2 इज पैरेलल टू L1, ये गिवन है आपको, दिस इज गिवन एंड दिस इज टू बी चेक्ड। ये गिवन है तो क्या ये होगा? ऑफ कोर्स होगा, यदि L1 L2 के पैरेलल है तो L2 L1 के पैरेलल होगी। तो यदि ये कंडीशन हो रही है, इफ L1 L2 ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 अपीयर्स इन द सेट, तो L2 L1 भी अपीयर होगा ही होगा। और क्यों होगा? ये लॉजिकल बात है। L1 L2 तब होगा जब आप बोलोगे कि L1 L2 पैरेलल है, तो यदि L1 L2 है तो L2 L1 चेक कर लो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए क्योंकि L2 L1 के पैरेलल होगी। तो दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखते हैं।
ट्रांजिटिव के लिए बच्चों बेस्ट होता है कि जनरली लिख लिया करो क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। तो गिवन क्या है पहले ये लिख लेते हैं। गिवन इज L1 L2 एंड L2 L3 है इसके अंदर, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। ये गिवन है। क्या होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यदि L1 L2 है और L2 L3 भी है तो फिर बच्चों L1 L3 का होना जरूरी होता है। तो L1 L3 होना चाहिए। L1 L3 मतलब होना चाहिए हमें ये चेक करना है कि क्या L1 और L3 भी पैरेलल होंगे। यदि ये गिवन है तो क्या ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, चेक करना है मुझे इसको। तो लॉजिकली सोचो L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो ऑफ कोर्स L1 L3 के पैरेलल होगा ही होगा। सो देयरफॉर दिस शुड बी आल्सो ट्रू। और यदि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो फिर वो इक्विवेलेंस भी होगा। तो चूंकि क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन करेक्ट था तो इसलिए हमने इक्विवेलेंस लगा दिया। यदि क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट होता तो हम चारों लगा देते। तो लुक एट दिस केयरफुली। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको तो टाइप यस, कोई डाउट पूछना तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर वो क्लासिफिकेशन किया था वहाँ डाउट। क्लासिफिकेशन में डाउट है, बोलो क्या डाउट है। सर ये ट्रांजिटिव में ये जरूरी है क्या A कॉमा बी और B कॉमा ए हो, अरे B कॉमा सी हो, मतलब C कॉमा बी भी हो सकता है ना बात। नहीं समझे, ट्रांजिटिव में क्या कह रहे हो, ए कॉमा बी हो और C कॉमा बी। नहीं, सी कॉमा बी नहीं चाहिए, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। ऑर्डर ऑर्डर पेयर है यार, ये ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। बी कॉमा सी और सी कॉमा बी अलग अलग होते हैं। ट्रांजिटिव की ओके कंडीशन है ए कॉमा बी, बी कॉमा सी हो तो फिर ए कॉमा सी होना चाहिए। यस। ऑर्डर पेयर में कंडीशन नहीं, वो ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते हम ना। तो चलो, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपको बच्चों एक रिलेशन गिवन है, गिवन द रिलेशन आर 2,3, 3,4 ऑन द सेट 2, 3, 4। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम ये सेट बना लेते हैं 2, 3, 4 का एक। और चूंकि क्वेश्चन जो है वो रिलेशन सेट इसी सेट में डिफाइन हो रहा है तो दूसरा सेट भी ए ही होगा, 2, 3, 4। मैंने बताया था आपको कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्री की बात ही तब होती है जब दोनों सेट सेम होते हो। इसने बच्चों इसमें टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स आप कितने बना सकते हो, ए क्रॉस ए के। ठीक है, उसमें से उसने एक रिलेशन लिख दिया 2,3, 3,4। ठीक है, ये रिलेशन उसने आर लिख दिया। अब वो कह रहा है कि भाई इसमें इस रिलेशन में कितनी कम से कम एंट्रीज करी जाए, मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज या ऑर्डर्ड पेयर्स टू बी एडेड। इस सेट में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स कम से कम और डाले जाएं, ए कॉमा भी कितने और डाले जाएं कम से कम, सच दैट दिस रिलेशन बिकम्स रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ। ये रिलेशन बच्चों रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए। तो कम से कम कितने एलिमेंट्स इसमें ऐड करने चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन होती है कि ए कॉमा ए होना ही चाहिए। तो चूंकि सेट ए में आपने 2, 3, 4 रखा हुआ है तो सोच के देखो 2,2 तो आपको रखना ही पड़ेगा, 3,3 रखना ही पड़ेगा, 4,4 रखना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए। क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट अपने आप से तो एसोसिएट करवाने ही हैं, तो ये तो मिनिमम आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये तीनों नहीं थे इसमें, तो ये तो ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, अब वो कह रहे हैं सिमेट्रिक भी चाहिए। तो देखो 2,3 आपने डाल रखा है, सिमेट्रिक होने के लिए 3,2 का होना जरूरी है। 3,4 आपने डाला हुआ है, सिमेट्रिक के लिए 4,3 का होना भी जरूरी है। तो मिनिमम नंबर ऑफ एंट्रीज जो आप ऐड कर सकते हो दे आर 5 एंट्रीज। कम से कम 5 एंट्रीज आपको ऐड करनी पड़ेगी इसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों बनाने के लिए। अच्छा ये बताओ बच्चों, इस रिलेशन को मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस रिलेशन को अगर मैं चाहता हूं कि ट्रांजिटिव बने, आई वांट दिस रिलेशन टू बी ट्रांजिटिव, तो मुझे इसमें मिनिमम कितनी एंट्रीज डालनी चाहिए सिर्फ ट्रांजिटिव बनाने के लिए। 2,3 है, 3,4 है, इसमें मिनिमम हाउ मेनी एंट्रीज शुड बी एडेड टू मेक दिस रिलेशन ट्रांजिटिव। वेरी गुड राजेंद्र। मैं चाहता हूँ ये ट्रांजिटिव बन जाए तो कम से कम कितनी एंट्री डालनी चाहिए इसके अंदर।
तमन्ना 6 कैसे आ गई? ट्रांजिटिव पूछ रहा हूं मैं। ट्रांजिटिव होता है ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी होना चाहिए। तो बच्चों ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको इसमें, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है, मतलब ऐसे मजे के लिए कर रहे हैं हम तो, कि आपको इसमें कम से कम एक एंट्री डालनी पड़ेगी। कौन सी डालनी पड़ेगी? 2 3 है, 3 4 है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए आपको भैया इसमें 2,4 डालना पड़ेगा, अगर पूछता तो, कि फॉर ट्रांजिटिव आपको 2,4 डालना पड़ता है, मतलब ट्रांजिटिव ओनली। अभी ये पूछे कि इक्विवेलेंस कितने होंगे, तो फिर एक एंट्री से नहीं चलेगा, फिर आपको और भी एंट्रीज सोचनी पड़ेंगी, क्योंकि ध्यान रखना, अब आप ये नहीं बोल पाओगे इसमें कि यार 6 एंट्रीज डालने से इक्विवेलेंस हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि सोच के देखो, आपने रिफ्लेक्सिव बना दिया, ये दोनों डाल के सिमेट्रिक बना दिया, और ये डाल के ट्रांजिटिव बना दिया, लेकिन अभी ट्रांजिटिव और भी बन सकते हैं। आपने 2,4 डाला है, तो आपको सिमेट्रिक बनाने के लिए यहाँ पे भी 4,2 डालना पड़ेगा अभी। फिर आपने, है ना, अब फिर सोच के देखना, आपने 3,3 डाला, फिर 3,2 डाला, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए 3,2 होना चाहिए, तो वो तो है, चलो उसमें दिक्कत नहीं है। अब ये देखो, आपने 3, ऐसा सोचो 4,3 डाल दिया है, 4,3 डाल दिया, 3,2 डाल दिया, तो 4,2 होना चाहिए। तो अभी और सोचना पड़ेगा, ये तो सिर्फ ट्रांजिटिव ओनली के लिए लिख रहा हूं मैं ना, मतलब एक्सप्लोर दिस एट होम, घर पे थोड़ा सोच के देखना कम से कम कितनी एंट्रीज ऐड करी जाए कि ये इक्विवेलेंस बन जाए। असाइनमेंट शीट में है इस तरह के क्वेश्चंस, लेकिन स्टिल इट्स अ गुड एक्सरसाइज टू थिंक अबाउट। सिर्फ सर ट्रांजिटिव, हाँ बोलो बोलो। सर अभी एक मिनट। हम्म, सर याद नहीं आया सर, अभी मैं याद चलो कर कोई भी। नहीं, कोई नहीं, आराम से अगली बार पूछ लेना यार। अच्छा बच्चों, अब फिर से देखो, एक कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक रिलेशन दिया हुआ है 1,1 2, सेट ए दिया हुआ है, पहले सेट ए लिख लो, है ना, क्योंकि इसमें से एलिमेंट में गड़बड़ होती है। 1 2 3 सेट ए 1 2 3, तो ए कॉमा ए पे रिलेशन डिफाइंड है, और ये रिलेशन आपको ये दे दिया 1,1 2,2 3,3 1,2 2,3 1,3। और क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दे दिए कि किस टाइप का रिलेशन है, ठीक है। तो चलो चेक करना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करोगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में 3 एलिमेंट है इसमें, 1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि आपके पास 1,1 होना चाहिए, हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएटेड, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। तो देखो 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, तो दिस इज करेक्ट। रिफ्लेक्सिव के बाद फिर हमें चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए बच्चों ए कॉमा बी है, तो बी कॉमा ए होना चाहिए ना। तो आप देखो 1,2 है, लेकिन 2,1 नहीं है। 1,2 है इसमें, ये रहा, लेकिन 2,1 नहीं है, तो गड़बड़ हो गई ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, लिख देते हैं यहाँ पे। सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव तो था, ये नहीं होगा। अच्छा ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। 1,2 है, 2,3 भी है, तो 1,3 होना चाहिए, है ना, 1,3 होना चाहिए। तो अभी तक तो ठीक दिख रहा है। और सोच के देखो, 2 3, ऑर्डर चेंज करके देखना, जरूरी सीक्वेंसिंग में मत देखना कि ये 1 2 3 इस तरह से नहीं देखते हैं ना, आगे पीछे करके भी देख लो कि 1,3 2,3 से तो नहीं बनेगा कुछ, 1,2 2, ठीक है। तो बच्चों ट्रांजिटिव तो ये हो रहा है, क्योंकि 1,2 है, 2,3 भी है, तो 1,3 होना चाहिए था, वो उसने दे दिया। सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1,3 है, 3,1 नहीं है। तो दिस, अब लेट्स वेरीफाई द ऑप्शन कि दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी नहीं, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, गिव्स यू द फर्स्ट ऑप्शन। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। अगर समझ में आ गया तो ये टाइप कर दो। फिर एक एग्जांपल और है, इसके बाद लास्ट एग्जांपल आज का, एंड विल आल्सो कंप्लीट विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में इसके 5-6 क्वेश्चंस करेंगे डेफिनेटली, और मतलब जेई मेंस के पुराने कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम
कुछ इंटरेस्टिंग 11th 12th के रिवीजन सेशंस शुरू कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज। चलो बच्चों एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से, फिर खत्म करें। Let n denote the set of all natural numbers and R be a relation on n cross n. अब ये इंटरेस्टिंग है ना, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन n क्रॉस n, इसका मतलब ये रिलेशन R जो होगा बच्चों इस टाइप का है, n क्रॉस n से लेकर n क्रॉस n। अब ध्यान रखना n क्रॉस n तो ऑर्डर्ड पेयर देगा, n क्रॉस n में क्या आएगा, एक एलिमेंट आएगा a कॉमा b, इस वाले n क्रॉस n में भी एक एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, लेट्स से c कॉमा d। तो ये जो रिलेशन बनेगा इसमें एक ऑर्डर्ड पेयर दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से कनेक्ट हो रहा है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से एसोसिएट कर रहे थे, लेकिन अब आपको एक ऑर्डर्ड पेयर को दूसरे से एसोसिएट करना है। और ये एसोसिएशन कैसी होगी, ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर को हम बोलेंगे कि सी कॉमा डी से रिलेटेड है यदि ए इंटू डी, मैं लिख लेता हूं, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस डी। ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे से रिलेटेड हैं यदि ए इंटू डी इन दोनों का प्रोडक्ट इंटू बी प्लस सी इन दोनों का सम इज इक्वल टू इन दोनों का सम इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना, ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू बी सी इंटू ए प्लस सी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, ये जो एरो से कनेक्टेड है इन दोनों का सम इंटू बीच वालों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू बीच वालों का सम इंटू एक्सट्रीम वालों का प्रोडक्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हम बोलते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर इससे एसोसिएटेड होगा, ये इससे रिलेटेड होगा। तो वो बोल रहा है कि इस प्रकार का जो एक रिलेशन बनेगा वो सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, एटसेट्रा, इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो एक बार देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है कि हर एलिमेंट अपने आप से एसोसिएट होना चाहिए, तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी हो। और अब a कॉमा बी रिलेटेड टू a कॉमा बी तब होगा जब एक्सट्रीम वालों का सम और ये प्रोडक्ट, मतलब ए बी इंटू बी प्लस ए, एक्सट्रीम वालों का प्रोडक्ट इंटू बीच वालों का सम इज इक्वल टू बीच वालों का प्रोडक्ट इंटू ए प्लस बी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो फिर हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है, और इनफैक्ट ये कंडीशन तो ट्रू होगी, दिस इज ऑलवेज ट्रू, आप ए बी कुछ भी चूज कर लो तो हमेशा इक्वल आएंगे। सो देयरफॉर दिस रिलेशन इज यस रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे। सिमेट्रिक का फंडा होता है कि इफ a कॉमा बी रिलेट्स टू c कॉमा डी, यदि a कॉमा बी c कॉमा डी से रिलेट होता है देन c कॉमा डी शुड रिलेट टू a कॉमा बी। इसका मतलब यदि ये चीज गिवन है आपको तो आपको चेक करना है कि ये ट्रू होगा या नहीं होगा। इफ दिस इज गिवन मैथमेटिकली, इफ दिस इज गिवन देन यू हैव टू चेक वेदर दिस इज मैथमेटिकली ट्रू और नॉट। तो पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन इज एक्सट्रीम वालों का सम, ये है ना, शायद एक बार चेक कर लो, मैं ऊपर नहीं, एक्सट्रीम वालों का प्रोडक्ट है, सॉरी फिर से मैं लिख देता हूं। एक्सट्रीम वालों का प्रोडक्ट है ए डी इंटू बीच वालों का सम इज इक्वल टू, है ना, ए डी इंटू इन दोनों का सम इज इक्वल टू बीच वालों का प्रोडक्ट इंटू एक्सट्रीम वालों का सम। ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन टू यू। और क्या चेक करना है आपको, आपको चेक करना है ये कंडीशन, मतलब एक्सट्रीम्स वालों का प्रोडक्ट बीच वालों का सम इज इक्वल टू, अब उल्टा हो जाएगा, ए डी इंटू बी प्लस सी। ये गिवन है और चेक करना है कि क्या ये ट्रू होगा।
तो ये तो दिख ही रहा है, होगा ही, फ्लिप करके तो लिखा है, लेफ्ट साइड को राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड। तो इफ दिस इज ट्रू, तो क्या ये ट्रू होगा? यस होगा। तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक रिलेशन। अब लास्ट वाला देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। हमेशा लिख लिया करो क्या प्रूफ, क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। तो गिवन क्या है पहले ये देख लो। गिवन a comma b relates to c comma d and c comma d relates to let's say p comma q। अब चेक क्या करना है कि a comma b relates to p comma q, ये चेक करना है। अगर ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ठीक है ना, मैं हमेशा ट्रांजिटिव ऐसे ही करता हूँ कि लिख लेता हूँ क्या गिवन है और क्या चेक करना है। तो चलो पहले देखते हैं गिवन क्या है, उनको लिख लो। ये बच्चों गिवन है आपको, इसका मतलब हुआ ए डी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, पहला रिलेशन हम लिख रहे हैं बी सी इंटू ए प्लस डी, पहला रिलेशन। फिर यहां से एक मैथमेटिकल कंडीशन आ जाएगी, सी क्यू इंटू पी प्लस डी इज इक्वल टू पी डी इंटू सी प्लस क्यू, सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, प्रूव क्या करना है आपको, चेक क्या करना है? चेक करना है कि ए क्यू इंटू बी प्लस पी इज इक्वल टू बी पी इंटू ए प्लस क्यू। ये बच्चों चेक करना है। ये दो कंडीशंस गिवन है, क्या इन दोनों इक्वेशन से इस इक्वेशन तक पहुंच सकते हो? अगर पहुंच जाओगे तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, कि अगर ये दोनों गिवन है तो ये होगा, और अगर नहीं पहुंच पाओगे तो नहीं होगा। तो आई गिव यू अ मिनट टू थिंक अबाउट इट कि हाउ कैन यू रीच दिस पर्टिकुलर रिलेशन यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एंड इफ यस कैसे? थिंक अबाउट दिस केयरफुली। उत्कर्ष इज सेइंग सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, डी की वैल्यू फर्स्ट से उठा के सेकंड में डाल दें। ठीक है, तो योर स्ट्रेटेजी इज करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे मुझे डी नहीं चाहिए आंसर में। आई डू नॉट वांट डी इन दिस रिलेशन एंड आई डू नॉट वांट सी एज वेल। तो मुझे कुल मिला के सी और डी को एलिमिनेट करना है। मानवेंद्र सिंह की मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, और देखो बच्चों और कुछ। ध्यान रखना आपको इस रिलेशन में सी और डी नहीं चाहिए, तो यहां से सी और डी एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है हमको। दिमाग चलाओ बच्चों थोड़ा सा, सिंपल है यार, दो इक्वेशन है उससे ये रिलेशन लाना है, तो 9th 10th की मैथ्स है इसमें, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट। राजेंद्र सिंह मल्टीप्लाई द टू इक्वेशंस। तो चलो आई लीव दैट फॉर द होमवर्क, घर पे एक बार अब डू इट योरसेल्फ। आंसर इज कि दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। आंसर ये दिया हुआ है आपको, इक्विवेलेंस है मतलब ये ट्रांजिटिव आएगा। तो दिस इज, डू इट योरसेल्फ घर के लिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ तक देख लो, ऐसे सिंपल चैप्टर है, इस तरह के क्वेश्चंस खूब आते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव पे। तो एक बार घर पे रिवाइज भी कर लेना, चैप्टर आसान है। आज का बच्चों होमवर्क नोट कर लो, एक सिंपल सा असाइनमेंट है आपके पास। एक तो टेस्ट है ही आपका, है ना,
तो पहला चीज तो आपको टेस्ट के लिए तो प्रिपेयर करना ही है संडे को जो है। सेकेंड इज मैंने आपको मैथमेटिकल रीजनिंग की असाइनमेंट शीट ऐप पे अपलोड कर दी है, तो वो कंप्लीट करनी है बाय मंडे, क्योंकि नेक्स्ट संडे को टेस्ट होगा मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स और हाइट्स एंड डिस्टेंस वगैरह का। हाइट्स एंड डिस्टेंस होपफुली आप लोगों ने कर लिया होगा। कोई डाउट्स अगर बच गए हैं अभी भी तो आप व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो, क्वेश्चन नंबर तो है मेरे पास, आप तो बस क्वेश्चन नंबर लिख के भेज दो कि ये क्वेश्चन चाहिए, तो आई विल सेंड यू द सॉल्यूशन। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है जो मैं बताना चाह रहा था वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। आई विल बी हैविंग अ स्मॉल प्रॉब्लम सेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन मंडे। कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर, है ना। द क्वेश्चंस विल बी सिलेक्टेड इन सच अ वे कि आपकी सारी प्रॉपर्टीज का रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये 3 पार्ट आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें बिफोर यू कम फॉर द नेक्स्ट सेशन। ये कंप्लीट करना है, इसमें 2 एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज 1 2। 2019 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में कर लिए थे, 17 18 19 के। 2016 के क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 में है। कोशिश करना पहले एक्सरसाइज नंबर 2 कर लो और फिर एक्सरसाइज 1 बाद में करते रहना धीरे धीरे। चैप्टर को ज्यादा इज्जत देने का मतलब है नहीं, ठीक है। चलो गाइस, तो फिर टेक केयर। सर हाँ बोलो। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर सर हम डेरिवेटिव्स को एरर्स से क्यों रिलेट करते हैं? वो एक टॉपिक था एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, तो सर उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि डिफरेंशिएशन का एरर्स से क्या लेना देना, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो एक्यूरेट वैल्यूज, एक्यूरेट फंक्शंस का करते हैं जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं। यार वो तो मैं अभी परेशान में, तो अभी भाई बोर्ड्स के एग्जाम तुम लोग के लेट हो ही गए, तो मैं तो बीच में किसी दिन बोल देना तो मैं एओडी का वो सेशन लूंगा, उस समय पढ़ा दूंगा बीच में, थ्योरी भी पढ़ा दूंगा इसलिए ना। एप्लीकेशन डेरिवेटिव्स का जब प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन होगा तो उस समय मैं इसको पढ़ा भी दूंगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्लास में शुरुआत में थोड़ा सा पहले याद दिला देना तो मैं शुरुआत में बता दूंगा उस चीज को। एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन चाहिए ना, तो मैं एरर्स में कैसे यूज होता है वो, यस सर। हाँ वो मैं सिखा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा बेटा, मत परेशान। ठीक है गाइस, तो चलो फिर टेक केयर एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। काम पूरा करना, टेस्ट अच्छे से देना, स्पीड पे फोकस करना, पेपर आसान होगा एज यूजुअल, तो बस स्पीड का खेल है पूरा, ठीक है। कम से कम कोशिश करना 20-21 अटेम्प्ट हो, तब जाके स्कोर्स थोड़े से ठीक होंगे आपके।